Good morning, students. Today I am discussing the format of balance sheet. According to Part 1, Schedule 3 of Companies Act 2013, the format of company's balance sheet is given to you. Balance sheet includes equities and liabilities. Equities and liabilities means shareholder funds. शेयर फंड्स में आपके शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव फ्रॉम शेयर वारंट आता है. बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स को हम जो है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड मनी रिसीव फ्रॉम शेयर वारंट कहते हैं. अब शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? जो कंपनी शेयर से पैसा रिसीव करती है, जो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, या शेयर इशू फॉर अदर देन कंसिडरेशन. अदर देन कंसिडरेशन का मतलब होता है अगर हमने कोई मशीनरी ख़रीदी है, ठीक है, और वो मशीनरी को अगर हम शेयर कैपिटल को हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ओनली शेयर कैपिटल. जो है अगर हमने मशीनरी ख़रीदी है तो उसमें आपको ये देखना है कि जो है सिर्फ आपका जो है शेयर कैपिटल ही नहीं होनी चाहिए. शेयर कैपिटल में आपका जो है शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन भी आते हैं एंड शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी आपका आता है. तो शेयर कैपिटल का मतलब ये है. अब शेयर कैपिटल कई टाइप की होती है. अगर हम सिर्फ शेयर कैपिटल को ही डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ओनली शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का मतलब है नॉमिनल कैपिटल. इसमें सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल. इन सब का मतलब एक ही होता है. ऑथराइज का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी एक इशू कर सकती है फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक से कितना मैक्सिमम पैसा मांग सकती है, उसको बोलते हैं हम ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. सेकंड पार्ट जो है, जो डिटेल होती है शेयर कैपिटल की, वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती है, वो बैलेंस शीट में शो नहीं होती. इसमें सिर्फ फाइनल फिगर होती है. अब शेयर कैपिटल में पहला हुआ ऑथराइज कैपिटल, उसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. दूसरा हुआ इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल का मतलब ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है उस बैलेंस शीट की डेट तक. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख. 10 लाख में से कंपनी सिर्फ जो है 8 लाख जो है शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को. तो ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई? जो है 8 लाख. और ऑथराइज कैपिटल हो गई 10 लाख और इशूड कैपिटल उसमें से हो गई 8 लाख, क्योंकि 8 लाख जो है 10 लाख में से कंपनी ने पब्लिक को इशू किए. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है, वो है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि कंपनी ने क्या विच हैज़ बीन सब्सक्राइब, यानी कि कंपनी ने जिसको जो है पब्लिक को सब्सक्राइब करने को कहा, यानी उसके लिए शेयर जो है कंपनी ने जो है इशू किए, चाहे कैश में चाहे किसी और काइंड में. किसी और काइंड का मतलब है मशीनरी खरीदी तो शेयर दिए. तो सब्सक्राइब का मतलब है कंपनी ने जो है शेयर दिए और अमाउंट रिसीव किया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल. द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट द शेयर इन काइंड एज वेल एज इन कैश. अब सब्सक्राइब कैपिटल फर्दर 2 टाइप्स की होती है, फुली पेड एंड नॉट फुली पेड. फुली पेड का मतलब होता है, मान लीजिए शेयर कैपिटल आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है बेटा 1 लाख है. अब 1 लाख में से जो है 5,000 जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी. फर्स्ट कॉल का मतलब है जो हम शेयर कैपिटल के पैसे हैं, मान लीजिए एक शेयर की कैपिटल जो है शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपये. अब उस 10 रुपये को हम एक साथ नहीं मांगते. 10 रुपये कंपनी उसको डिफरेंट पार्ट से मांगती है. उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी. तो जब कंपनी जो है शेयर की वैल्यू को पार्ट से मांगती है और कोई शेयर होल्डर उसमें से कोई एक पार्ट नहीं देता, उस पोर्शन को हम लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. बट सब्सक्राइब नॉट फुली पेड का मतलब है कि उस शेयर होल्डर ने, जैसे मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किए, कंपनी ने सब्सक्राइब किए, उसमें से जो है 1 लाख में से 5,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपये की एक कॉल नहीं दी. इसका मतलब क्या है कि 1 लाख में से जो है हम जो है 5,000 शेयर माइनस कर देंगे, यानी 95,000 शेयर होल्डर ने पूरे पैसे दिए. तो 95,000 को तो हम रिसीव कर लेंगे एट द रेट ऑफ ₹10, और जो रह गए 5,000
जो है उन्होंने कितने दिए, अब उनके कितने आने चाहिए, 5,000 के हिसाब से 10 रुपये का अगर एक शेयर है तो 5,000, और उसने अगर नहीं दिए, मान लीजिए एक कॉल नहीं दी उसने 2 रुपये की, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5,000 को 2 से किया तो 10,000, तो 10,000 उसने नहीं दीजिए, तो 5 जो है आपका जो है 5,000 में से 2500 जो है अगर 2 रुपये की कॉल है तो 2,000 उस पर नहीं दिए, तो यानी कि उसने 3,000 दिए हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुली पेड में जो है वो अमाउंट जो है लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है शेयर कैपिटल की आपकी जो है एंट्री की जाती हैं। इसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं। मान लीजिए कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी उसमें से सिर्फ 5 रुपये मांग रही है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, 5 रुपीज़। और अगर कंपनी 10 रुपये मांगती है, 10 रुपये का शेयर है, तो कॉल्ड अप कैपिटल होगी आपकी 10 रुपये। अब है अनपेड या पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए, कंपनी ने कितने मांगे और शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए। जिन भी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए होते उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुली पेड में से लेस कर देते हैं। मान लीजिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए 1 लाख शेयर हैं, उसमें से 5,000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 2 रुपये की कॉल नहीं दी, तो उनके कितने आने चाहिए थे, 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई 50,000, उसमें कॉल सीनियर कितना हो गया, 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो ये उसके पैसे हमें नहीं मिले। इसको हम लिखेंगे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में लिखा जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है आप देख रहे हो बेटा, सेकंड पार्ट जो है आपका वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है ऑल रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब जो प्रॉफिट में से हम पैसा फ्यूचर जो है अनसर्टेनिटीज़ के लिए रखते हैं, लॉसेस के लिए रखते हैं, ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है इम्प्रूव हो सके, उसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट जो है। सरप्लस इट मे बी लॉस, अगर लॉस है तो उसको ब्रैकेट पे लिखते हैं और प्रॉफिट है तो उसको ब्रैकेट पे नहीं लिखा जाता। तो दोनों में से एक चीज़ होगी आपका, तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो सरप्लस में आता है, और जो आपका रिजर्व्स हैं तो सारे रिजर्व्स उसमें आते हैं, चाहे आपका कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, तो कोई भी रिजर्व है वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जो है बेटा जो है शेयर एप्लीकेशन मनी जो है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका मतलब क्या होता है, शेयर वारंट जो है कंपनी देती है किसी शेयर होल्डर को, क्योंकि उसने इक्विटी शेयर जो है एक्वायर किए एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर रेट से, लेकिन जो है इस शेयर वारंट से उसको एक राइट मिल जाता है कि वो इक्विटी शेयर उसको एक पर्टिकुलर डेट पर, स्पेसिफिक डेट पर, रेट पर जो है दिए जाएंगे, क्योंकि ये तब दिए जाते हैं जब हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कन्वर्ट करते हैं एट अ इक्विटी शेयर को हम एक लेटर डेट पर, यानी हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं उस पर्टिकुलर डेट पर हम उसको नहीं कर पा रहे शेयर इशू, तो हम एक पर्टिकुलर डेट पर उसको इशू करते हैं। तो ये हम राइट देते हैं शेयर वारंट के थ्रू शेयर होल्डर को कि वो उसको इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। फिर है नेक्स्ट थिंग इज़ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी ये सिचुएशन तब आ रही होती है कि अलॉटमेंट जो है हमारी बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं 31 मार्च को और अलॉटमेंट उसके बाद हो रही है, तो जो है हमारे पास उन शेयर होल्डर के क्या आ चुकी है एप्लीकेशन मनी, लेकिन हमने उनको क्या किया, अलॉटमेंट नहीं की हुई है, जो है आपकी बैलेंस शीट बन रही है, 31 मार्च की डेट आ गई है और अलॉटमेंट अब तक नहीं हुई है, तो ये जो पैसा है जिनके हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई है उसको हम डालते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। नेक्स्ट है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट, हम कभी भी इसको फिक्स लायबिलिटी नहीं लिखते हैं, जब भी हम जो है शेड्यूल जो है 3 के हिसाब से हम इसको नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में इसको डिवाइड करते हैं। करंट लायबिलिटी सबको ही पता है कि क्या होती है, जिसको हमें एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल करना होता है। ये साइकिल हमेशा ज़्यादातर जो है 12 मंथ्स का ही माना जाता है, उसको हम जो है ऑपरेट जो है करंट लायबिलिटी बोलते हैं।
अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि कब हमने एसेट खरीदी और उसमें से उस एसेट से कब कैश आना शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल कब ख़रीदा, उस रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड्स कब बनाए, फिनिश गुड्स से हमने जो है उसको वेयर हाउस में रखा, फिर वेयर हाउस से उसको मार्केट में ले गए, तो कब वो फिनिश गुड्स जो हैं मार्केट में बेचकर हमने पैसा कमाया। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। अब जो है आपका आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी पे चलते हैं हम। इसमें सबसे पहला है बोरिंग का। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब कोई भी लोन जो कंपनी ने लिया है, चाहे वो डिवेंचर इशू करके या बैंक से लोन लिया है या पब्लिक डिपॉजिट से लिया है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है। ये लोन हमारा मोर देन 1 ईयर होता है, यानी 12 महीने से ज़्यादा का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें डिवेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट ये सब आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये आपके कोर्स में नहीं है, जो है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम जो है एंड द अकाउंटिंग इनकम। ये आपको जो है सिर्फ एक हेडिंग याद रखनी है। थर्ड पॉइंट है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है? मान लीजिए ट्रेड पेएबल हैं जो है, ठीक है, कुछ जो है ऐसे ट्रेड पेएबल का मतलब ट्रेड पेएबल में 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। अगर कोई ट्रेड पेएबल हम 12 महीने के बाद सेटल करते हैं बैलेंस शीट की डेट से, तो वो अदर करंट लायबिलिटी में आएंगे, चाहे वो ट्रेड पेएबल हो चाहे क्रेडिटर हो। तो जिन क्रेडिटर से हमें 12 महीने के बाद पैसे मिल रहे हैं, यानी बैलेंस शीट के बनाने के बाद मिल रहे हैं, उसको हम अदर नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखते हैं। इसके अलावा और क्या लिखते हैं हम? लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ हैं उसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब लिखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स का मतलब है हम कुछ पैसा अलग से रखते हैं टू मीट द फ्यूचर लायबिलिटी विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें नहीं पता लेकिन हो सकती हैं, उनके लिए हम पैसा अलग रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसमें प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविज़न फॉर अर्न लीव या प्रोविज़न फॉर वारंटी या वर्कर्स का क्लेम्स वगैरह जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी आपके जो है 1 साल से ज़्यादा का पीरियड के होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। फिर आ जाता है आपका करंट लायबिलिटी पे। हम करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब है वो लोन जो कंपनी जो है 1 साल के लिए लेती है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसमें डिमांड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या अदर लोन्स जो हैं लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटे ट्रेड पेएबल। वो मैं सब एक्सप्लेन करी चुकी हूँ। 2 टाइप्स के होते हैं। कोई भी आपने जो है अमाउंट पे किया अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल। इसमें क्रेडिटर्स और बिल पेएबल्स दोनों लिखे जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का वो पार्ट आता है जो 1 साल से कम में आपको पे करना है। इसमें ऑपरेटिंग साइकिल को देखा जाता है कि वो 12 महीने से ज़्यादा का है तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा, अगर कम का है तो अदर करंट लायबिलिटी में आता है। नेक्स्ट आइटम जो है जो अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं वो है इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू। जो है इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू का मतलब है कि इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। मान लीजिए कंपनी जो है अपने अकाउंट क्लोज करिए 31 मार्च को, इट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर ऑफ जनवरी टू मार्च फॉलोइंग द एक्रूअल concept of accounting, but interest will become due for payment on 30th June along with the interest of the quarter April to June। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आइटम है आपका इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। ये दोनों ही आइटम जो है अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं। समझ आ गया? फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई हम इनकम एडवांस में रिसीव करते हैं
जो है और अभी सेल नहीं हुई है, हमने या सर्विसेज नहीं दी है, वो सब भी इसमें आते हैं, जिसमें आपका अनपेड डिविडेंड जो है, आपका अनपेड जो है, आपका कॉल्स इन एरियर भी आता है इसमें, अदर पेबल्स भी आते हैं जैसे ESI पेबल या बैलेंस इन जो है, आउट CGST, आउटपुट्स IGST, इस टाइप से जो है प्रोविडेंट फंड पेबल, ये सब चीज़ें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आपके आते हैं। फिर है अदर जो है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स। अदर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स में वो प्रोविज़न्स आएंगे जो कि 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको देने हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविज़न्स, ये सब आपके आते हैं। तो सिर्फ मैंने अभी आपको लायबिलिटी साइड एक्सप्लेन की, अब हम एसेट साइड पर आते हैं। एसेट साइड्स की सबसे पहले दो तरह की एसेट्स होती हैं, इसको हम फिक्स एसेट नहीं बोलना है, हमें नॉन करंट एसेट बोलना है जो है, और करंट एसेट बोलना है। 2 टाइप्स की एसेट्स होती है, नॉन करंट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को लेते हैं अगर हम, तो वो एसेट्स जो कि हम सेल पर्पस के लिए नहीं होती हैं जो है, वो हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम जो है नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम इसको लेते हैं तो हमारी नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है आपकी फिक्स एसेट, जिसमें टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जैसे ट्रेडमार्क हैं, गुडविल है, जिनको हम छू नहीं सकते, माइनी राइट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, यानी वो एसेट जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब है पेटेंट और या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर दूसरा पार्ट इसमें है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, वो इन्वेस्टमेंट जो कि हमने रीसेल के लिए नहीं रखी, यानी हमने बेचने के लिए नहीं रखी इन्वेस्टमेंट, वो हम रिटेन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, या किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती हैं, अगर वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए खरीदी गई हैं, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती हैं। ठीक है। फिर आपका आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स आता है, ये आपको सिर्फ याद करना है, ये आइटम का सीक्वेंस यही होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, यानी किसी और कंपनी को हमने लोन दिया है, एडवांस दिया है, ये हमारी एसेट है। फिर अदर नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, अदर लॉन्ग टर्म एसेट में जो है, जैसे मैंने आप रिसीवेबल ट्रेड पेबल का बताया था, इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम होते हैं, डेटर्स होते हैं और BR होते हैं। जो BR हमें एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलते हैं, यानी 12 महीने के बाद मिलते हैं डेट ऑफ बैलेंस शीट से, उसको हम अदर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल में लेते हैं। इसमें अदर जो है नॉन करंट एसेट में जो आपके अनमोटराइज्ड एक्सपेंसेस या लॉसेस, इंश्योरेंस क्लेम्स जो है, ये सब चीज़ें भी आपके आते हैं। फिर आ जाइए आपका करंट एसेट पर। सबसे पहला आइटम है आपका जो है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट हमने 12 महीने के अंदर अंदर हमें पैसा मिल जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स में, इक्विटी शेयर में या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, ताकि उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। सेकंड आइटम, ये सीक्वेंस आपको इसी तरह से याद करना है, पहले करंट इन्वेस्टमेंट आती है, उसके बाद इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्रीज को हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, 2 आइटम होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स पेबल। इसमें आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, इसको माइनस में, डेटर में से माइनस करके लिखा जाता है, या तो उसमें से माइनस करिए या इसको लायबिलिटी साइड पर लिखिए, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आइटम है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश बने हार्ड कैश, कैश इक्विवेलेंट जो कैश में कन्वर्ट किया जाए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 मंथ के अंदर अंदर। इसमें बैंक बैलेंसेस, चेक्स इन हैंड, आपके कैश एट बैंक, आपके जो है बैंक डिपॉजिट जो है, जो कि आपके विद इन अ पीरियड ऑफ जो है 3 मंथ्स या जो है 1 मंथ जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या 1 ईयर जो है आपके कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी और कंपनी को दिए हुए हैं, लोन्स दिए हुए हैं, वो भी हमारी एसेट्स हैं। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, अदर करंट एसेट्स में
आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस वगैरह अदर करंट एसेट्स में आते हैं। थर्ड आइटम आपका जो इसमें है, जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिया है, फुट नोट पे दिखाया जाता है, ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटी है, जो कि होगी या नहीं होगी, ये एक पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड करती है जो कि फ्यूचर में होगा। जैसे मान लो कोर्ट केस चल रहा है, हमें नहीं पता वो कोर्ट केस हम जीतेंगे या हारेंगे, तो उस कोर्ट केस के अकॉर्डिंगली अगर हमारी कोई लायबिलिटी बनती है, ये उस कोर्ट केस की जो है जीतने और हारने पर डिपेंड करता है, उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। इसी तरह से प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, उसको भी हम कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि ये पहले शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, तब डिविडेंड जो है बांटा जाता है। तो इस तरह से प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर जो है, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट टू बी ड्यू फॉर पेमेंट, और क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एट डेब्ट्स, इसको हम लेते हैं। कमिटमेंट्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसको आपने एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने एस्टिमेट लगाया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना वो अमाउंट एक्चुअली में आपको मिलेगा। ऐसी अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, ये सब आपका कमिटमेंट में आता है। ये सब चीज़ें हम बैलेंस शीट में शो जो है नहीं करते। तो इस तरह से मैंने आपको सिर्फ जो है बैलेंस शीट में क्या फॉर्मेट है, उसको कैसे शो किया जाता है, वो समझाया है। थैंक यू सो मच।